नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं 10-20 सेकंड में, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। देखिए, अगर आप 2024 में नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमसे जुड़ने के आपके फ़ायदे होंगे। पहली बात, आपको इस चैनल पे हिंदी के सेकंड पेपर का गहराई के संग कंप्लीट पाठ्यक्रम दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको प्रत्येक रविवार को यहाँ पे प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी, जिसमें 100 प्रश्न सम्मिलित होंगे, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि आपको प्रत्येक शनिवार को रिवीजन क्लासेस भी करवाई जाएंगी। जैसे आज शनिवार है तो आज की ये जो क्लास होने जा रही है ये आपकी रिवीजन की क्लास है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। विशेष बात इसमें यह है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको मुफ्त हैं। इसके लिए आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको बस एक छोटा सा काम करना है जिसका कोई पैसा नहीं लगता है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी, आगे की सारी मेहनत मेरी। आपको खाली स्वाध्ययन करते जाना है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। और जैसा कि आप लोगों ने बाहर से देखा होगा कि क्लास आज की है तथ्यों पे। ये हम लोग शनिवार को क्लास लेते हैं। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से, काव्यशास्त्र से, भक्ति काल से, आधुनिक काल से, मतलब पूरी हिंदी के जगह जगह से हम लोग प्रश्न उठाते हैं और एक तरीके से रिवीजन करते हैं, ताकि हमारे मस्तिष्क में पूरी हिंदी एक तरीके से भ्रमण करती रहे। क्योंकि अपना सिलेबस बहुत बड़ा है, हम लोग एक तरफ से पढ़ते जाते हैं, दूसरी तरफ से भूलते जाते हैं। इसीलिए नेट जेआरएफ जैसे बड़े सिलेबस जिनके होते हैं उनमें रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज की हम लोग ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आपका एक बार पुनः स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी ये रिवीजन की क्लास। इस क्लास में आज आपके लिए सबसे पहला फैक्ट ये है कि बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर किस कवि ने सवैया लिखे हैं। बिहारी दास की बिहारी सतसई पे धूमधाम से टीकाएं लिखी गई। तो आपको ये बताना है कि बिहारी सतसई पर किस कवि ने जो टीका लिखी और उस टीका में सवैया छंद का प्रयोग किया। तो इसका सही जवाब है कृष्ण कवि। बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। दूसरे फैक्ट में आपके पास रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है घनानंद के विषय में। ये कथन आपसे एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखना चाहिए। कथन ये है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में दूसरा कवि नहीं हुआ। अगला फैक्ट यह है कि कामायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मिक वृत्ति और कामायनी की इड़ा को व्यवसायात्मिक बुद्धि किस आलोचक ने कहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं आगे। और अपना अगला फैक्ट ये है कि कन्या का तपोवन, जी हाँ, कन्या का तपोवन नाटक किसका है। तो ये नाटक राम नरेश त्रिपाठी का है। अपना अगला फैक्ट है कि नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा और 10 रूपक पुस्तक के लेखक हैं। कौन कौन सी पुस्तकें। नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा ये एक पुस्तक है, और 10 रूपक के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला फैक्ट अपना ये है कि कैलेंडर का आखिरी पन्ना, आपको बताना है ये नाटक किसका है। तो ये नाटक हो जाएगा राम कुमार वर्मा का। उसके बाद अगला फैक्ट आपका ये है कि प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है। तो प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो नागार्जुन थे, जो नागार्जुन का शून्यवाद था, तो शंकराचार्य पे ऐसा आरोप है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें शून्यवाद की वैसी उठा ली थी। इसीलिए शंकराचार्य को क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। अगला फैक्ट आपका यह है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा। तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला फैक्ट, हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष
किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरीश रस्तोगी। अब आप लोग सोचिए कि ये 4-5 फैक्ट जो आपके सामने रखे गए थे, इसमें से आपको कितने आते थे? अगर नहीं आते थे तो आपको जो है अब आने लगेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप लोग बने रहिए क्लास के अंत तक, फिर देखिए क्लास के आखिरी तक आपको बहुत सारे अच्छे फैक्ट मिलने वाले हैं। अगला फैक्ट ये है कि आहुति किसका नाटक है? तो आहुति हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। बात समझ में आई भैया? आहुति हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। अगला फैक्ट है कि मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का उपन्यास है। मतलब हिंदी में लिखित प्रेमचंद का जो है पहला उपन्यास है। इसका सही जवाब हो जाएगा कायाकल्प। हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कायाकल्प है। अगला फैक्ट ये है कि भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा अज्ञेय के किस उपन्यास के पात्र हैं? आपको बताना है। भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा अज्ञेय के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये जो है नदी के द्वीप के पात्र हैं। 1951 में ये जो है अज्ञेय का उपन्यास है, नदी के द्वीप। इसके जो है भुवन, रेखा, चंद्रमाधव, गौरा पात्र हैं। उसके बाद अज्ञेय द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ? तो अज्ञेय ने प्रतीक पत्रिका का संपादन जुलाई 1947 से किया। उसके बाद नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा। और कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह। अब ये दोनों चीजें आप यहां से देख लीजिए, एक है नई कविता के प्रतिमान और एक है कविता के नए प्रतिमान। तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा है और कविता के नए प्रतिमान के लेखक आलोचक नामवर सिंह है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। दोनों रचनाएं जो है एक जैसी ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में, लेकिन दोनों के लेखक अलग अलग हैं। अगला तथ्य आपसे ये है, आपके समक्ष प्रस्तुत है कि हिंदी की हिमाकत किसकी कविता है? तो ये तो आपको पता होगा, आसान सा प्रश्न है। ये प्रताप नारायण मिश्र की कविता है। उसके बाद भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। सांध्य अटन शीर्षक कविता किसकी है? सही जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक। चरखे की गूंज कविता किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियोगी हरि। और फिर उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का एक कथन है कि कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके और दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो। ये जो है उक्ति किसकी है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र की उक्ति है। आई बात समझ में? मैथिली शरण गुप्त की रहस्यवादी गीतों का संकलन उनकी किस रचना में है? तो झंकार में उनकी रहस्यवादी गीतों का संकलन है। बढ़ते हैं आगे और आगे बात करते हैं। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं भैया मेरे। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं और जो अरस्तु का त्रासदी का सिद्धांत है उसमें से सिर्फ यही एक क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। इनको आप लोग याद रखिए। तो अरस्तु ने पहला जो भेद माना है त्रासदी का वो कथानक है, दूसरा चरित्र है, तीसरा पद विन्यास है, फिर अगला विचार है, पांचवा दृश्य है और छठा गीत है। तो ये याद रहेगा, अरस्तु के जो है त्रासदी के 6 अंग कथानक, चरित्र, पद विन्यास, विचार, दृश्य और गीत। उसके बाद क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को भारतीय आचार्य के किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कुंतल के वक्रोक्ति सिद्धांत से। यानी क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है या क्रोचे का जो अभिव्यंजना सिद्धांत है उसको भारतीय किस काव्य शास्त्री के सिद्धांत के संग जोड़ा जाता है? तो उसको कुंतल के वक्रोक्ति सिद्धांत के संग जोड़ा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला फैक्ट आपके सामने ये है कि बिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो बिंब 2 प्रकार के होते हैं, इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। अगला फैक्ट ये है कि प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत बिंब और वैयक्तिक बिंब। आपको बता दें कि अगर बिंब और प्रतीक के बारे में आपकी समझ थोड़ी सी कच्ची है तो यहाँ से जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए इसी चैनल की,
पाश्चात्य काव्य शास्त्र से एक जो है प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें बिंब और प्रतीक की एक आपके लिए बहुत बेहद शानदार अच्छी क्लास बनाई गई है। उस क्लास में आपको बताया गया है कि बिंब क्या है, प्रतीक क्या है, वहां से जो है बिंब प्रतीक को समझ डालिए, फिर जो है इनके प्रकारों को आके जो है समझ लीजिए कि बिंब के कितने प्रकार होते हैं और प्रतीक के कितने प्रकार होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? तो रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के दो भेद माने हैं, एक है विधायक कल्पना और एक है ग्राहक कल्पना। उसके बाद अच्छा यहां पे जो है एक चीज और चर्चा कर लेते हैं। कॉलरिज का एक सिद्धांत है कल्पना का सिद्धांत। तो कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? तो कॉलरिज ने भी कल्पना के दो भेद माने हैं, एक है प्रधान कल्पना या प्रमुख कल्पना और एक है गौड़ कल्पना। तो कॉलरिज ने भी जो है कल्पना के दो ही भेद माने हैं, एक प्रधान कल्पना और एक गौड़ कल्पना। अब हम बात करेंगे आगे की तथ्यों पे। आगे आपके पास एक पंक्ति दी गई है कि नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाखई से पैदा किए अति गाफिल गंदे। आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है? तो ये प्रमुख पंक्ति मलूक दास की है। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्ट ये है कि मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, किसमें है? झंकार में है। अगला फैक्ट ये है कि प्रिय प्रवास का हरिऔध ने पहले कौन सा नाम रखा था? ये तो प्रश्न भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रिय प्रवास का सबसे पहले हरिऔध ने कौन सा नाम रखा था? तो प्रिय प्रवास का पहल हरिऔध ने ब्रजंगना विलाप नाम रखा था। अगला फैक्ट यह है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही जवाब है विजय देव नारायण शाही ने। आगे बढ़ते हैं। सुबह के रंग किसका यात्रा वृत्तांत है? बताना है आपको सुबह के रंग किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये अमृत राय का यात्रा वृत्तांत है। हजारी प्रसाद ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो भारतेंदुकृत पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, ये दो उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। हजारी प्रसाद इन उपन्यासों को हिंदी के पहले उपन्यासों की श्रेणी में रखते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को जो है हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बात समझ में आई? रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? परीक्षा गुरु को मानते हैं। बढ़ते हैं अगली फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट यह है कि भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के किस उपन्यास पर आधारित है? तो अनातोले का उपन्यास है थाया। थाया जो है ये भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है चित्रलेखा, इस पे जो है थाया का प्रभाव है या इस पे ये जो है आधारित उपन्यास है। अनामदास का पोथा किस उपनिषद पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनामदास का पोथा, ये किस उपन्यास पे आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। और बढ़ते हैं आगे और कुछ फैक्टों को देखते हैं। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कब तक पुकारूं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगली फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है कि लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? तो इसका सही जवाब है भारत भूषण अग्रवाल। अगला फैक्ट अपना है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। और आपको बताना है कि ये कथन है किसका? तो ये कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। एक कथन और है आपके पास कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं है,
वरन्य वह क्या है, वो टूटी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। ये भी जो है राम कुमार वर्मा का ही कथन है। और छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले कौन है, नगेंद्र हैं। और राम कुमार कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध नहीं है, बल्कि वो टूटी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद के बंधनों के प्रति क्या है, विद्रोह है। तो ये दो कथन हो गए राम कुमार वर्मा के। अब हम और जो है कुछ तथ्यों पे बात करेंगे। अगला तथ्य ये है कि अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद मुक्ति की बात की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिमल में निराला ने छंद मुक्ति की बात की है। ठीक है, उसके बाद कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपको बताना है ये किसकी है। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी है, कलाकार के हाथ हैं और पहलवान की छाती है, और फिलोसफर की शायद बुद्धि है, इस तरीके से कथन है। आपको बताना है ये कथन है किसका, तो ये कथन किसका हो जाएगा, ये कथन है निराला का। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला तथ्य ये है कि कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा शीर्षक से ये चर्चित कविता किसने लिखी है, तो ये कविता आपको बताना है किसने लिखी है। तो इसका सही जवाब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये जो है कविता है। अगला फैक्ट ये है कि कितना अच्छा था छायावादी, हर दुख लेकर वह गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां हो जाएंगी रघुवीर सहाय की। बढ़ते हैं आगे। विष्णु प्रभाकर का ज्ञानपीठ पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है, यानी विष्णु प्रभाकर का वो कौन सा उपन्यास है जिसके लिए विष्णु प्रभाकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो अर्धनारीश्वर के लिए विष्णु प्रभाकर को ज्ञानदीप पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। विभिन्न भाषाओं में रामायण है, आपको बताना है कि कौन सी रामायण किस भाषा में लिखी हुई है। तो कृतिवास रामायण जो है वो बंगला भाषा में है, कंब रामायण जो है कंबन की तमिल भाषा में है, और रंग रामायण तेलुगु भाषा में है, और भावार्थ रामायण जो है मराठी भाषा में है। भावार्थ रामायण किसमें है, मराठी भाषा में है। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो गाथा सप्तशती के रचयिता हैं हाल कवि। आर्या सप्तशती के रचयिता आपको बताना है, तो आर्या सप्तशती के रचयिता हैं गोवर्धन आचार्य। गाथा सप्तशती के हाल कवि और जो है आर्या सप्तशती के गोवर्धन आचार्य। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, कविकुल कल्पतरु इनका जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुकुल की बीवी चतुरी चमार आपको बताना है ये किसकी कहानी संग्रह है, तो ये दोनों जो है निराला के कहानी संग्रह, याद रखिएगा। सुकुल की बीवी चतुरी चमार निराला के कहानी संग्रह हैं। हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक कौन है, इंद्रनाथ मदान हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक हैं। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं कमलेश्वर जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार और पढ़ेंगे। कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं आगे। समय की शिला पर किसकी काव्य कृति है, तो ये जो है शंभुनाथ की काव्यात्मक कृति है। अमन का राग शीर्षक से किसकी लंबी कविता है, तो अमन का राग शीर्षक से शमशेर बहादुर की लंबी कविता है। नए कवि के प्रति शीर्षक से किसकी कविता है, तो ये कविता किसकी है, अज्ञेय की। नए कवि के प्रति अज्ञेय की जो है कविता है इस शीर्षक से। का ख गा जो कि त्रैमासिक पत्रिका थी, आपको बताना है इसके संपादक कौन हैं, तो इसके संपादक हैं रघुवंश, डॉक्टर रघुवंश जो है का ख गा के संपादक हैं।
उजली आग किसका कहानी संग्रह है? तो ये कहानी संग्रह है रामधारी सिंह दिनकर का। किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। उसके बाद अगला कथन है कि किस आलोचक ने रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है? बताइए। हिंदी आलोचना का परशुराम जो है विजय देव नारायण शाही ने इनको कहा है। संतों का सूक्ष्म वेद किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुरुआत में किस साहित्यिक नाम से, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने शुरुआती दौर में किस साहित्यिक नाम से रचना करते थे? तो शुरू में हजारी प्रसाद द्विवेदी व्योमकेश शास्त्री से रचनाएं किया करते थे। किस रचनाकार को हिंदी का शरद कहा जाता है? आपको बताना है किस रचनाकार को हिंदी का शरद कहा जाता है? तो जैनेन्द्र कुमार को हिंदी का शरद कहा जाता है। कहीं न जाए का कहिए, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है। और कमलेश्वर का वास्तविक नाम क्या था? तो कमलेश्वर का वास्तविक नाम था कैलाश सक्सेना। तो ये जो है आपको तकरीबन 80, 90 से 100 फैक्ट आपको करवाए गए और इसमें से जितने फैक्ट आपको आते थे बहुत अच्छी चीज़ है, उनका रिवीजन हो गया। और जो फैक्ट आपको नहीं आते थे वो आपको जो है याद हो गए होंगे या आपके आंखों के सामने से एक बार गुजर गए होंगे तो आपने उनका रिवीजन कर लिया होगा। तो इस तरीके से क्लास आपको जो है हर शनिवार को मिलेगी। आगे से थोड़ा और लंबी क्लासेस मिलेंगी और नए तथ्य होंगे और थोड़े गहरे तथ्य होंगे। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।